नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कपिल कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। दोस्तों, लीगल अवेयरनेस के आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस सेशन में मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं और मैं यूँ कहूँ एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जो 2018 में हमारे भारत देश के अंदर एक चर्चा का केंद्र रहा, जिस पर आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर आ गए, हमारा भारत बंद का आह्वान किया गया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन सा टॉपिक है। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 हमारे देश के अंदर इसका जो ड्राफ्ट बना वो 11 सितंबर 1989 को इसका ड्राफ्ट किया गया और पूरे इंडिया में, होल ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर यानी कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये एक्ट अप्लीकेबल हुआ 30 जनवरी 1990 को। यानी कि 30 जनवरी 1990 को हमारा ये जो एक्ट है ये दोनों सदनों से पास होकर पार्लियामेंट में, और हमारा जो हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय है, उसके इस पर सिग्नेचर होके और नोटिफिकेशन जारी, जो हमारे भारत सरकार का जो बजट जारी होता है उसके तहत ये पूरे इंडिया में लागू हो गया जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर 30 जनवरी 1990 को। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसमें क्या प्रावधान है। तो दोस्तों, इस एक्ट के अंदर 5 चैप्टर है, यानी कि 5 चैप्टर हैं इस एक्ट में, और 23 सेक्शन है, यानी कि 23 इसमें धाराएं हैं इस पूरे अध्याय में। और पूरी जो धाराएं हैं 23 और जो 5 अध्याय हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जैसे स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स होते हैं इस केस के अंदर, और एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविज़न है जो इसमें लागू नहीं होता है, और जो इस अपराध में जो मुकदमा दर्ज होता है तो उस अपराध की, जो उस मुकदमे की जो इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो जो हमारा डीएसपी लेवल का अधिकारी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल का जो अधिकारी होता है पुलिस का, वही इसकी जांच करता है। और जो इसका सेक्शन है 3/1 एंड 2 में ऐसे स्पेसिफिक जो अपराध हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है कि जो कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जो SC/ST एक्ट के तहत आ सकेंगे। जैसे किसी भी SC/ST एक्ट के तहत है, यानी कि किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के व्यक्ति को अपमानित करना, उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना, जाति सूचक शब्दों से उसको गालियाँ देना, उसका शोषण करना, उस पर अत्याचार करना, उसके चेहरे पर कालिक पोत कर उसे घुमाना, उसे गधे पर बैठकर उसके मुख पर कालिक पोत कर उसे गांव में घुलाना, उसे खाद्य पदार्थ खिलाने के लिए विवश करना, या उसकी जो ज़मीन है जिस पर उसका मालिकाना हक है उसके ऊपर कब्जा करना और उसको किसी झूठे मुकदमे में फंसाना। ये सब जो कानून के तहत जो अपराध है उनको इसकी धारा में डिफ़ाइन किया गया है। और मैं दूसरी बात बता देना चाहता हूँ आपको कि जो ये एक्ट है, इस एक्ट में जो मुकदमा दर्ज होता है वो नॉन कंपाउंडेबल होता है और नॉन बेलेबल होता है और नॉन कॉग्निजेबल होता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि तीनों चीज़ें क्या हैं, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल क्या है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या है, और बेलेबल एंड नॉन बेलेबल क्या है। बेलेबल नॉन बेलेबल का मतलब है कि ऐसे अपराध जो छोटे होते हैं, जो ग्रेवियस नेचर के नहीं होते हैं, जिनमें 3 साल से नीचे की सज़ा का प्रावधान होता है, वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जिनकी पुलिस स्टेशन से ही जमानत हो जाती है। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं सर, वो ऐसे अपराध होते हैं जिसमें 7 साल से ऊपर की सज़ा का प्रावधान होता है, और वो जो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। तो ऐसे ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, और इनमें जो बेल है, वो बेल देने का जो राइट है वो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। यानी कि जो बेलेबल ऑफेंस है उनमें आपका राइट होता है 436 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका ये राइट है कि उसमें आपको बेल दी जाएगी। बट जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेज होते हैं उनमें आप बेल को एक राइट नहीं मान सकते, बेल को एक राइट के रूप में आप
उसकी मांग नहीं कर सकते, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो मामले के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उसमें आपको बेल दे या नहीं दे, वो उनका डिस्क्रेशनरी पावर होता है। कंपाउंडर और नॉन कंपाउंडर का मतलब होता है कि समझौतावादी, नॉन समझौतावादी, यानी कि ऐसे मामले जिनमें समझौता हो सकता है, ऐसे मामले जिसमें समझौता नहीं हो सकता है। तो SC/ST एक्ट में समझौता नहीं होता है, ये नॉन कंपाउंडेबल है और ये मतलब संगीन मामला है, यानी कि जो SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज होते हैं वो संगीन प्रवृत्ति के होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको बताई। और अब हम बात करेंगे कि जो 2018 में जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो इस एक्ट के तहत जो दिशा निर्देश जारी किए थे, वो दिशा निर्देश क्या हैं दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय ने जो 2018 में इस एक्ट के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए थे, उनमें ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को इस एक्ट के तहत, यानी कि इस एक्ट में SC/ST एक्ट के अंदर जो कोई व्यक्ति शिकायत देता है, कोई कंप्लेंट देता है या FIR करवाता है, तो पहले उसकी जांच हो और जांच होने के बाद में ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। और जांच भी यानी कि पहले उसका सुप्रीम अथॉरिटी से अप्रूवल लिया जाए और उसके बाद में ही उसको गिरफ्तार किया जाए। और जो इसकी जो धारा 18 है, उस 18 जो धारा है उसको हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार। तो ये धारा है जो ये व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है। जो 438 का जो प्रोविज़न क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का है, वो 18 जो इसका सेक्शन है SC/ST एक्ट का, ये उससे कनेक्ट है। यानी कि सेक्शन 18 कहता है कि 438 सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द SC/ST एक्ट। मतलब इससे कनेक्ट नहीं है इस तरह से कि धारा 18 ये कहती है कि ये जो 438 का जो प्रावधान है एंटीसिपेटरी बेल का, ये SC/ST एक्ट में मतलब प्रभावी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए गए कि गिरफ्तारी से पहले जांच की जाए और धारा 18 का लाभ व्यक्ति को दिया जाए। तो इस तमाम दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए, लेकिन जो इस समुदाय के लोग थे वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने कहा कि इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को कमज़ोर करने की कोशिश की है और वो विरोध करने लगे। और 2 अप्रैल को दलित संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया और पूरे देश में 16 स्टेट्स को बंद कर दिया गया। तो इस विरोध को देखते हुए, भारी विरोध को देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पुनर्विचार याचिका उन्होंने रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की कि इस एक्ट पर दोबारा से सरकार, वो जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो इस पर चर्चा करे। फिर बाद में सरकार ने इस जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए थे उनके ऊपर ऑर्डिनेंस सरकार ने जारी किया और फिर इसके जो प्रावधान थे वो वैसे के वैसे लागू कर दिए गए। यानी कि इसका जो ऑर्डिनेंस लेके आई गवर्नमेंट, उसमें जो सेक्शन 18 था, उसमें सेक्शन 18 को 18A यानी कि सेक्शन 18A जोड़कर वो निष्प्रभावी कर दिए गए जो पहले के दिशा निर्देश थे। और जो पहले वाले जो इसमें रूल एंड रेगुलेशन थे उनको वैसे लागू कर दिया गया। अब हम बात करेंगे कि ये 2 अप्रैल का जो महाआंदोलन हुआ था SC/ST के लोगों द्वारा, वो जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए और दलित संगठनों द्वारा उसका विरोध किया गया, तो वो कैसे आया वो कोर्ट का फैसला, उस पर हम आपसे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जो महाराष्ट्र के अंदर एक अशोक काशीनाथ महाजन नाम के एक व्यक्ति थे जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में तकनीकी शिक्षा में उप निदेशक के पद पर थे। उनके ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद में उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हुए और चार्जेस फ्रेम होने के बाद में वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाए और उनको कोर्ट ने रिहा कर दिया, बरी कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो काशीनाथ महाजन थे, अशोक काशीनाथ महाजन, वो अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि जो SC/ST एक्ट में
जो बिना जांच के जो गिरफ्तार किया जाता है और जो उसकी धारा 18 है वो इसमें जो 438 का प्रावधान लागू नहीं होता है, ये मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं मेरे, ये इनका वॉयलेशन है। तो इन फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए अशोक काशीनाथ महाजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने अशोक काशीनाथ महाजन की जो पिटिशन है उस पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए। तो दोस्तों, ये था हमारा SC/ST एक्ट और उसके प्रावधान। हम आपसे इस एक्ट के प्रत्येक प्रावधान पर, प्रत्येक धारा पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।